नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र की खासियत यह होनी चाहिए कि यहाँ के जो चुनाव आयोग हैं, जो चुनाव की व्यवस्था है, वह निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई उस पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों ऐसा देखा गया कि चुनाव सुधार की बात की गई और चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों के द्वारा और जो भी संविधान के विशेषज्ञ थे उनके द्वारा उंगली उठाया जाने लगा। इसी सब संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला दिया है चुनाव सुधार की दिशा में। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में परिवर्तन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में फैसले में क्या कुछ कहा है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना दरअसल एक ऑफर है, खुशखबरी है आपके लिए। ऑफर यह है कि संस्कृति आईएएस होली के अवसर पर अपने कुछ कोर्सेज में आपके लिए 50% तक की भारी छूट दे रही है। किस किस कोर्स में छूट मिल रहा है? देखिए, लाइव कोर्स जो है, ऑनलाइन कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स और डीएलपी यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत जो कोर्स आप लेते हैं उसमें 50% तक की छूट दी जाएगी। इस छूट की जो अवधि है वह 1 मार्च से 10 मार्च तक का रखा गया है। तो इस बार होली के अवसर पर रंग गुलाल तो लगाइए ही, उत्सव तो मनाइए ही, साथ ही इस कोर्स को खरीद करके इसका फायदा उठाते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। अब चलते हैं कि यह टॉपिक क्या है, सुर्खियों में क्यों है, इन सब चीज़ों पर अब हम डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पर जब संविधान पीठ की बात की जाएगी, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो फैसला हुआ है, यह जो जजमेंट हुआ है, वह संविधान से संबंधित है। चाहे संविधान के किसी भाग से संबंधित हो, उसके मूल ढांचा से संबंधित हो, मौलिक अधिकार से संबंधित हो। कहने का मतलब है कि संवैधानिक पीठ तभी बैठती है जब संविधान से जुड़ा हुआ मसला होता है। और कितने? 5 न्यायाधीशों की एक बेंच थी, उसने संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया है। यानी कि यह जो वर्डिक्ट है वो बटा हुआ नहीं है कि 5 जज में 3 जज कुछ और कह रहे हैं, 2 जज और कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। 5 जज ने सर्वसम्मति से फैसला दिया है। अब अपने आप में ही समझ लीजिए ये कितना जरूरी हो जाता है। सभी सहमत थे इस बात को लेकर के। किस बात को लेकर के? कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं और चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए। 5 जज इस बात को लेकर के एक मुश्त सहमत थे। अब इससे पीछे की थोड़ी बहुत हम चीजें देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, जैसा कि पहले से ही मैंने कहा कि चुनाव आयुक्तों की निष्पक्षता पर प्रश्न उठना शुरू हो गया था। ऐसा कहा जाने लगा विपक्षी दलों के द्वारा कि चुनाव आयुक्त जो होते हैं वह सरकार के हित में काम कर रहे हैं। सरकार जैसा कह रही है, जिस तारीख को कह रही है चुनाव का तिथि घोषणा करने की, उस तरह से काम कर रहे हैं। अब यहाँ समझिए कि ये किसी एक पार्टी पर आरोप नहीं है। लंबे समय से किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी पार्टी ने यह कोशिश नहीं की कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तब एक याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में और याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनाब ऐसा है कि ये संसद जो है ये लोग कानून नहीं बना रहे हैं, तो एक काम कीजिए कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो बात है आप ही तय कर दीजिए। और याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इसके लिए एक सुझाव दिया। सुझाव यह दिया कि जिस तरह से जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली है, उसी तरह से चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हो वह कॉलेजियम प्रणाली से कर दी जाए। तो यह याचिका पहुंचा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई शुरू कर दी थी। सुनवाई पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन इसका फैसला जो है पिछले साल 24 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था अपने पास। उसके बाद फैसला लिखा गया और फिर जल्द ही इस पर बात की गई और पूरे फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के समक्ष रखा। उसके बाद ये सब चीज़ें डिटेल से हमारे पास आई है। तो इसी सब टॉपिक पर जरा हम डिटेल से देखेंगे और हम ये देखिए, यह तो खबर हो गया, हम यह देखेंगे कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या ज़रूरत है। जो अभी आगामी आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाला है 28 मई को, उसमें इससे जुड़ी हुई क्या बातें हो सकती है, और यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। निश्चित रूप से यूपीएससी की नज़र यहाँ पड़ेगी। तो एक एक शब्द को, एक एक फैक्ट को, लाइन बाय लाइन जो भी कॉन्सेप्ट है, बहुत इत्मीनान से इसे आप देखिए,
ताकि जब भी एग्जाम में इससे संबंधित या इसके इर्द गिर्द जो भी टॉपिक आए उससे संबंधित प्रश्न कहीं आपसे छूट ना जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा अपने फैसले में कि मुख्य चुनाव आयुक्त, आप जानते हैं कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और फिर 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यानी कि अभी तक जिस तरह से चयन किया जा रहा था वह प्रणाली खत्म कीजिए, एक समिति तय कीजिए और वह समिति तय करेगी कि चुनाव आयुक्त कौन होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे। अभी तक कैसे इनकी नियुक्ति होती थी उस पर भी हम बात कर लेंगे, डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि एक समिति इसको करेगी। अच्छा, इसमें समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। समिति के सदस्य कौन कौन होंगे, देखिए प्रधानमंत्री देश के तो होंगे ही और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो होंगे। अब देख लीजिए, किसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि लोकसभा में कोई विपक्ष के नेता ना हो। इस स्थिति में जो लोकसभा है उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो होगी, सबसे बड़ी पार्टी जो होगी उसके जो नेता होंगे वही इस समिति का यहाँ पर एक मेंबर हो जाएंगे। इस फैक्ट को आप लिख लीजिए क्योंकि संभव है यूपीएससी इसी तरह का एक स्टेटमेंट आपसे डाल के पूछेगी। और क्या होता है कि हम ये ध्यान रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, ये सब, लेकिन यूपीएससी नीचे का एक लाइन पूछ लेती है, सब टॉपिक पूछ लेती है कि यदि विपक्ष का नेता नहीं है तो फिर क्या होगा। तो ये समझ लीजिए, यदि विपक्ष के नेता नहीं है लोकसभा में तब जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके जो नेता होंगे वही नेता इस समिति के एक मेंबर में से होंगे। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता नहीं होने में सबसे बड़ी पार्टी के नेता, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह भी शामिल होंगे। यानी कि ये 3 व्यक्ति होंगे। यहाँ एक बात ध्यान देना है, यूपीएससी फिर यहाँ से आपके साथ खेल कर सकती है कि क्या ये समिति ये चयन करेंगे, नियुक्ति कर देंगे। ध्यान देना है, ये समिति जो है नाम को तय करेंगे, ठीक है। नियुक्ति का अधिकार अभी भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास ही है। इन्हीं सभी बारीकियों को सही से देख के पढ़ना है आपको। अभी भी जो प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट होता है नाम का चयन करते हैं तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, ठीक है। और ये समिति जो तय करेगी, जिनका भी नाम तय करेगी, उन्हें भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ठीक है। देखिए, वर्तमान में क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास अनिवार्य रूप से इन अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। केंद्र सरकार को जिनको भी लगता है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि केंद्र सरकार तय करती है, कुछ नाम को तय करती है। जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं उनके कुछ नाम को तय किया जाता है, जो पूर्व नौकरशाह होते हैं उनके नामों को चुना जाता है, फिर प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है उन नामों को। प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ डिस्कशन करके कोई एक नाम चयन कर लेते हैं, उसको चयन करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, उनकी नियुक्ति पूरी हो जाती है। तो यानी कि केंद्र सरकार जो भी होती है उसके पास पूरी शक्ति है। और अगर देखिए किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी पार्टी के पास जो सत्ता में हो पूरी शक्ति होगी तो निश्चित तौर पर वह अपने पसंद का व्यक्ति रखना चाहेगा, क्योंकि सरकार जो है, फिर सरकार को क्या करना है, चुनाव में आना है। और चुनाव में सरकार चाहेगी ना कि उसके पसंद का अधिकारी हो ताकि उसके हिसाब से चीज़ें तय हो। मान लीजिए एक बार तो केंद्र की चुनाव हो गई, फिर विभिन्न राज्यों में चुनाव हो रही है, तो सरकार जो केंद्र में हो कहेगी कि भाई गुजरात में जो आप कर रहे हैं, मान लीजिए गुजरात में जो चुनाव हो और उसी वक्त हिमाचल में भी एक हो, तो सरकार को लग रहा है कि गुजरात में हम मजबूत स्थिति में हैं और हिमाचल में थोड़ी सी स्थिति हमारी कमज़ोर है, तो ये क्या कहेगी, गुजरात का पहले इलेक्शन करवा लीजिए, ठीक है, इसकी तिथि बाद में तय कर। ऐसा हो सकता है, मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा संभावना है, विपक्ष ऐसा कहते रहती है। और इन्हीं सब चीज़ों की समस्या जो हुई है उसके बाद मामला यहाँ तक बढ़ा है। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए आप अच्छे से। अब 2-3 पॉइंट जैसा मैंने कहा, इसको फिर से मैं बता देता हूं ताकि किसी भी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। पहली बात, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन जो है एक समिति के द्वारा की जाएगी। दूसरी बात, उस समिति के सदस्य की बात की गई है। सदस्य में एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे वह होंगे, विपक्ष के नेता नहीं हुए तो सबसे बड़ी दल जो है उसके नेता होंगे, तीसरे जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और ये तीनों जिस नाम को तय करेंगे वह राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। ठीक, अब केंद्र सरकार के पास अभी तक ये अनिवार्य रूप से अधिकार हुआ करता है
कि अधिकारियों की नियुक्ति करने की पूरी शक्ति उसके पास होती है। ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही यहाँ पे, आपको वह भी नोट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था कब तक लागू रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब तक संसद किनके लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशेष कानून इस पर ना बना ले, तब तक यह समिति के द्वारा और इन 3 लोगों के द्वारा ही नामों का चयन किया जाएगा। बहुत क्लियर हो गया चीज, फिर से बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला हमेशा के लिए नहीं है, हमने जो आपसे कहा है, यह तब तक चलेगा जब तक संसद जो है इनके नियुक्ति के लिए कोई कानून ना बना ले। अगर संसद बना लेती है और हमें लगता है कि सही है, तो फिर इसे रिजॉल्व किया जा सकता है, फिर आप कानून के हिसाब से चलिए जो भी आपने तय किया है। लेकिन फिलहाल ये समिति जो कह रही है उसी हिसाब से चयन करना होगा। तो यह बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं, आखिर नियुक्ति में परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ गई। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, थोड़ा हिंट दे दिया, अब उसको डिटेल से हम देख लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आयोग के कई कार्यों और चूकों की आलोचना होती रही है। ऐसा आरोप लगता रहा है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग विभिन्न चुनावों में किसी एक पक्ष का साथ दे रही है। जनता में भी इस बात की चर्चा रहती है। अब जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव जो है एक पर्व है, एक उत्सव है, और उस पर यदि शंका रहेगा, ईवीएम से छेड़छाड़ की बातें आती रही, चुनाव आयोग बहुत धुलमुल जवाब देता रहा, इससे शंकाएं और बढ़ती गई, विपक्षी दलों का आरोप बढ़ता गया और इससे और समस्या विकट होती गई। तो इन सभी चीज़ों के बीच चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा थी उस पर उंगली उठने लग गया। ठीक है, और यहाँ देखिए 66 पूर्व नौकरशाहों ने एक पत्र लिखा। पत्र किनको लिखा? राष्ट्रपति को। और पत्र लिख के क्या कहा इन जो ऑफिसर्स थे, इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय से कि देखिए ऐसा है कि हमें इस बात की चिंता है कि चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार के शह पे काम कर रही है, जैसा सरकार चाह रही है चुनाव आयोग वैसा ही काम कर रही है। तो इसके कार्य प्रणाली को लेकर के चिंता जताई गई। ठीक है, उसके बाद विपक्षी पार्टियां तो चुनाव आयोग के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी। चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण होने का आरोप लगाया विपक्षी पार्टियों ने। इनका हमेशा से कहना रहा कि जैसा केंद्र की सरकार चाह रही आप वैसा ही कर रहे हैं। एक केस स्टडी देख लीजिए, साल था 2019 का, लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था। आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं चुनाव के वक्त ये ऐसा कर दिया जाता है जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा। तो इसके उल्लंघन पर दंड भी दिया जाता है। संभव है कि वह उम्मीदवार जो है, अब उम्मीदवारी ही उसकी खत्म हो जाए, या उसको कुछ दिनों के लिए भाषण ना देने दिया जाए, या चुनाव आयोग इस पर तय करेगी कि उसको क्या सजा देना है। तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में जो घटनाएं हैं ये बढ़ती चली गई। चुनाव आयोग उन घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सका। यानी कि जो एक तो घटनाएं जो आई उसको रजिस्टर नहीं हुआ, दूसरा जो रजिस्टर्ड हुआ उस पर एक्शन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न उठने लग गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पीएम द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो विपक्ष कह रही है कि चुनाव आयोग पीएम द्वारा किए गए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को क्लीन चिट देकर सत्तारूढ़ का पक्ष ले रही है। यानी कि किन्हीं नेता पर अगर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगता है तो फिर चुनाव आयोग उसकी देखरेख करती है, जांच करती है। जांच करने पे यदि वो नेता, वो व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं तो उन पर जरूरी कार्रवाई की जाती है। यदि दोषी नहीं पाए जाते हैं तो फिर उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है, ताकि वह फिर आगे की उम्मीदवारी उनकी रहेगी, आगे वह काम कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, रैली कर सकते हैं। तो यहाँ विपक्षी दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनाव रैली में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था, लेकिन रजिस्टर भी हुआ ये बात, लेकिन चुनाव आयोग जो है उनको क्लीन चिट दे दी, और क्लीन चिट दे करके सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनका लाभ पहुंचाइए। तो ये सब आरोप था। इन सब आरोपों को देखते हुए यह जरूरी होने लग गया था कि इस पर बात की जाए। एक हालिया घटना सुनाता हूँ। देखिए ये सारी जो घटनाएं हैं तो लंबे समय से चली ही आ रही है। ये सारी कहानी जिस भी दल की सरकार हो, विपक्ष में जो भी रहे वो ये आरोप लगाते रहे। लेकिन एक हालिया घटना सुनाता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी फैसला जो होता है, कुछ भी बदलाव होता है, परिवर्तन, उसका एक तात्कालिक कारण होता है। तो इसका एक तात्कालिक कारण क्या था? हाल ही में जो हमारे चुनाव आयुक्त बने तो उनमें क्या हुआ, वहीं से ये विवाद थोड़ा जोर पकड़ लिया। पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल जी, उनकी नियुक्ति को लेकर के मामला आया तो निर्वाचन आयुक्त वो बनाए गए। केंद्र सरकार ने काफी जल्दीबाजी में उन्हें नियुक्त कर दिया। केवल 24 घंटे के अंदर
एक दिन में 24 घंटे के अंदर सभी फाइलों को हरी झंडी दे दी गई, उनके नियुक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी फाइलें थे। अब इतनी जल्दीबाजी में काम हुई कि सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इतनी जल्दी क्या थी। हालांकि सरकार ने कहा कि हमने सभी काम को प्रोसेस से किया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर इतनी जल्दीबाजी में किसी को मतलब निर्वाचन आयुक्त घोषित कर देना, यह प्रश्न तो उठाता है। विपक्षी दलों का ऐसा कहना रहा है। तो उस बात को लेकर के फिर यहाँ से हवा पहुँचा, ये याचिका जो दायर की गई उस पर और थोड़ा सा बल मिल गया और फिर यह सब घटनाक्रम आगे बढ़ गया। अब जरा चुनाव आयोग को समझ लेते हैं। यहाँ से जो मैं टॉपिक आगे लेकर के चल रहा हूँ इसको बहुत बारीकी से देखना है। कुछ संवैधानिक पहलू की बात करेंगे, संविधान के कुछ अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। जो मुख्य अनुच्छेद होंगे आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा, मैं बता दूंगा, उसे नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। पहली बात तो यह संस्था करती क्या है कि देश में जो आम चुनाव होते हैं उसे संपन्न कराती है। चुनावों को यहाँ ध्यान रखना है, जो चुनावों को संपन्न कराने का काम है तो लोकसभा के चुनाव को तो संपन्न कराएगी ही, साथ ही विधानसभा के चुनावों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग पर होता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान के अनुसार चुनाव आयोग जो है एक स्वायत्त संस्था, इसको बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ से संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं कि अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक चुनाव आयोग के बारे में हमारी संविधान बात करती है। यहाँ से चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि यूपीएससी इस टॉपिक से कोई प्रश्न बनाती है तो पूरी की पूरी संभावना है कि एक स्टेटमेंट आपके लिए यहाँ से हो जाए। तो बहुत बारीकी से देखिए इन चीज़ों को। अनुच्छेद 324 पे चलते हैं। जैसा कि शुरुआत 24 से 29 तक, तो सभी अनुच्छेद पर हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 324 पे चलते हैं। इसमें चुनाव आयोग को लेकर के क्या बात संविधान करती है वह है, देखिए, चुनावों को कराने, जैसा कि मैंने कहा लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, तो चुनाव को कराने की जो जिम्मेदारी है वह चुनाव आयोग पर है। नियंत्रित करने की, उसको कंट्रोल करने की, ठीक है, कोई दंगा ना हो, फसाद ना हो, सब चीज़ स्मूथली हो जाए, उसको नियंत्रित करने की, दिशा निर्देश देने की। जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव करा रही है, नियंत्रित कर रही है, तो कुछ गाइडलाइंस वो देगी, नियम कानून उस वक्त के लिए तय करेगी, आदर्श आचार संहिता लगाएगी, इन सब चीज़ों के लिए। और देख रेख की जिम्मेदारी, फाइनली जो सब काम हो रहा है तो निगरानी करनी भी तो जरूरी है। तो देख रेख की जिम्मेदारी सभी कलेक्टर जो है, अगर सभी जगह पे है तो कलेक्टर सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, सभी चीज़ स्मूथली हो रहा है कि नहीं, कहीं ईवीएम की गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, इन सब की जांच की जो जिम्मेदारी है चुनाव आयोग को मिलता है। इतनी शक्ति कहाँ से, अनुच्छेद 324 संविधान के, ठीक है। अब अनुच्छेद 325 पे आते हैं। यहाँ ध्यान देखिए, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को वोटर लिस्ट में शामिल ना करने और इनके आधार पर वोटिंग के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। यानी कि यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी खास धर्म का हो, किसी विशेष जाति से आता हो, किसी भी लिंग का हो, इस आधार पे जो है उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके नाम को वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा या फिर उसके वोटिंग देने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि तुम किसी विशेष धर्म से हो इसीलिए तुम वोट नहीं दे सकते, नहीं। हर नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं वो सबके लिए संविधान देता है। अनुच्छेद 326 की बात की गई है। 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार कहने का मतलब है कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जो है वयस्क हो गए होंगे, तो अब आप इलेक्शन में शामिल हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह अधिकार कहाँ से मिलता है, अनुच्छेद 326 से। अनुच्छेद 327 कुछ कह रहा है, उसे देखते हैं। चुनाव से जुड़े प्रावधानों को लेकर संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। संसद अगर इस पे कुछ बात करती है तो उसे शक्ति कहाँ से मिल जाती है, संविधान के 327 से। 328 पे आते हैं। अनुच्छेद 328 क्या कह रही है, किसी राज्य के विधानमंडल, ध्यान देना है 328 को फिर से एक बार, जहां भी देखिए टॉपिक थोड़ा सा बाहर भाग रहा हो ना, राज्य की बात आ जाए, मूल में केंद्र में है लेकिन राज्य की बात, वहाँ थोड़ा नज़र दे करके उस चीज़ों को देखिए। अनुच्छेद 328 में राज्य के विधानमंडल को चुनाव से जुड़े कानून बनाने की शक्ति दी गई है। फिर से इसको समझ लीजिए, अनुच्छेद 327 संसद को यहाँ चुनाव से जुड़े प्रावधान बनाने की शक्ति देती है। अनुच्छेद 328 राज्य के विधानमंडल को
चुनाव से जुड़े कानून बनाने की शक्ति दे रही है। एकदम क्लियर है ये चीज़ें। अनुच्छेद 329 पे चलते हैं। चुनाव से जुड़े मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने की बात की जाती है। मान लीजिए चुनाव आयोग जो भी काम करे, मामला पहुंच जाए अदालत में याचिका लेकर के, जो भी काम चुनाव आयोग करे उस पर पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो फिर कामकाज कैसे होगा। तो उसके लिए भी संविधान ने एक शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत कह लीजिए अपनाया है अनुच्छेद 329 के तहत कि भाई जो भी इस चुनाव से जुड़े हुए मसला है तो थोड़ा सा चुनाव आयोग को ही करने दीजिए। अदालत के हस्तक्षेप को कुछ हद तक अंकुश किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। किसकी संरचना? चुनाव आयोग की संरचना। ठीक है, तो शुरुआत में चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था थी। पहले एक ही सदस्य हुआ करते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त जिनको हम कहते हैं। तो पहले एक ही सदस्य हुआ करते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। बाद में क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1989 से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई। तो अब कितने? 3 लोग हो गए थे यहाँ पे। उसके बाद जनवरी 1990 में एक सदस्यीय चुनाव आयोग को बहाल कर दिया गया। पहले एक थे, फिर 1989 में 2 और चुनाव आयुक्त आ गए, तो 3 हो गए सदस्य। फिर उसके बाद जनवरी 1990 में एक ही सदस्य बना दिए गए, फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। 2 पद जो अतिरिक्त आया था उसे खत्म कर दिया गया। अब अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति ने, ध्यान देना है, राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर फिर से इसे 3 सदस्यीय स्वरूप दिया, जहां कि हम यहां पर 16 अक्टूबर 1989 की बात जैसा कर रहे थे। तो फिर से क्या हो गया, 3 सदस्यीय स्वरूप इसे कर दिया गया। तब से यही व्यवस्था जो है अभी तक चली आ रही है, यही इसका स्ट्रक्चर है। अब नियुक्ति को लेकर के जरा बात कर लेते हैं। मतलब अभी तक नियुक्ति कैसे होती रही? अब तो समिति के द्वारा होगा ही, ठीक है, समिति के सदस्य कौन कौन होंगे अब जान ही गए, लेकिन अभी तक क्या प्रोसेस था उसको भी जरा एक नज़र हम देख लेते हैं। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि समिति की जो प्रावधान है यह तब तक है जब तक कानून आप नहीं बना लेते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति ही अभी भी नियुक्त करेंगे, मतलब नामों की फैसला जो है ये 3 लोग समिति वाले करेंगे, बाकी नियुक्ति का अधिकार अभी भी राष्ट्रपति को ही है। तो किसी भी हालत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करते थे या करते हैं, अभी भी ऐसा कह लीजिए, अब नहीं करेंगे, ऐसा कहना उचित रहेगा, ठीक है। अब आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं या फिर पूर्व नौकरशाह भी जो होंगे, उनके नामों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। लिस्ट तैयार करके प्रधानमंत्री को दिया जाता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता उसकी करते हैं, उनकी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसकी, और यहाँ से एक नाम तय होता है। यह नाम फिर चला जाता है प्रेसिडेंट के पास और यहाँ से नियुक्ति हो जाती है, ठीक है। यह पूरा प्रोसेस होता है और कार्यकाल जो है 6 साल या 65 साल की उम्र तक, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए ऐसा होता है। इनका दर्जा जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों के समक्ष ही दिया जाता है। किनका दर्जा? जो कि चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका दर्जा। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का प्रमुख होते हैं, यानी कि जो चुनाव आयोग हमारा होगा उसका एक प्रमुख होगा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे वह प्रमुख होंगे, लेकिन उसके अधिकार भी बाकी चुनाव आयुक्तों के बराबर ही होते हैं। बाकी चुनाव आयुक्त कितने होंगे? इनकी संख्या कितनी है? 2, तो टोटल 3 होते हैं। तो अधिकार के मामले में बराबर ही हैं, लेकिन प्रमुख कौन होंगे चुनाव आयोग के? तो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आयोग के फैसले सदस्यों के बहुमत या सर्वसम्मति के आधार पर होते हैं। देखिए, इसमें टोटल कितने होंगे? एक हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए और 2 चुनाव आयुक्त हो गए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई ना। तो जो भी फैसला होगा तो 3 लोग के आधार पर वोटिंग हो जाएगा। तो मान लीजिए 2:1 हो गया किसी डिसीजन पे, तो 2 लोग जिस फैसले की तरफ आएंगे वो फैसला पास हो जाएगा, या फिर ये तीनों ही एक तरफ आए तभी वो डिसीजन पास होगा। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि बहुमत को आधार रखा जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद से महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है। यानी कि इन्हें पद से हटाना हो, या तो मान लीजिए ये इस्तीफा दे दे, उसका तो कोई मतलब जोड़ है ही नहीं, इस्तीफा दे दिए तो चले गए, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देते हैं, उन्हें पद से हटाना है, तो फिर कैसे? संसद से महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाएगा, फिर इनको पद से हटाया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री नियुक्ति मान लीजिए कर दिए, नाम का लिस्ट देके प्राइम मिनिस्टर भेजे और प्रेसिडेंट नियुक्ति कर दिए, तो नियुक्ति तो बड़ी आसानी से हो गई, लेकिन ऐसे नहीं कि जब मन किया तब आप हटा देंगे, नहीं,
वो रिजाइन दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको संसद से महाभियोग की प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। मतलब हटाना इतना आसान नहीं है। चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकती है। अब यहाँ जैसे मैंने कहा कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, तो इन 2 चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, जब चाहे तब हटा सकते हैं। कैसे? तो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे इनकी सिफारिश होगी तब इस कंडीशन में। चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे सकते हैं, कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। पद से हटाने का जैसा मैंने कहा संसद से महाभियोग चलाना पड़ेगा उनके लिए। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की शक्तियां और इसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उसके भूभाग का निर्धारण करती है। ध्यान से इसको देखिए, क्या कहा गया है? संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम, परिसीमन आयोग अधिनियम जो होता है वह क्या करता है? निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में अभी ऐसा किया गया है। ध्यान रखना, ये जो करंट अफेयर्स के उदाहरण है ना, इसको यदि आप आंसर राइटिंग में लिख देते हैं तो आपका जो आंसर की क्वालिटी है वो हेल्दी हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो जब भी आप पढ़ाई करें ना तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि रिसेंटली क्या अपडेट हो रहा है। तो जैसे ही परिसीमन आयोग अधिनियम दिमाग में आया तो आ जाना चाहिए 2 बातें। पहली बात क्या कि यह काम कौन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन। और दूसरी बात क्या कि अभी हालिया कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। इन चीज़ों पे अब अच्छा, इससे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हो सकते हैं, तो जब मेंस का आंसर लिखें तो वह भी आपके ध्यान में होना चाहिए। फिलहाल ये समझिए, परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर चुनाव आयोग क्या करती है? भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का भूभाग का जो निर्धारण करना होता है, पुनर्निर्धारण करने का काम होता है, वह सब ये करती है। इसकी ये शक्ति है, काम है इसका। निर्वाचक नियमावली भी तैयार करती है और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत भी यही कराती है इलेक्शन वगैरह के टाइम में। निर्वाचन की तिथि, किसी राज्य में मान लीजिए चुनाव होना है या देश में ही आम चुनाव होने वाला है तो किस तारीख को होगा वह तय करती है। कितने चरण में चुनाव होगा? आप सुनते हो ना कि होंगे कि मेघालय में 3 चरण में चुनाव होंगे, बिहार में 5 चरण में चुनाव होंगे, जो आम चुनाव देश में होने वाला है वो 7 चरण में होगा। तो कितने चरण में होगा, उसकी तारीख क्या होगी? अच्छा, टाइम भी फिक्स करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एरिया है, पर्वतीय एरिया है, तो वहाँ पे टाइम क्या कर देगी? 7 बजे से और शाम के 4 बजे तक ही इलेक्शन होगा। मैदानी क्षेत्र है जहाँ बहुत सेंसिटिव एरिया नहीं है तो वहाँ क्या करेगी? 7 बजे से ये 6 बजे शाम तक चुनाव करवा सकती है। इनका ये अधिकार है चुनाव आयोग का कि वो समय भी तय करती है, डेट तय करती है, ये सब कितने चरण में करना है वो उसका अधिकार है। समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। जो भी नॉमिनेशन फाइल करते हैं, जो लोग चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो उनके जो नॉमिनेशन होता है उस पत्र को जांचते परखते भी हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। सही है तो ओके, नहीं तो इनको निरस्त करने का भी अधिकार होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, मान लीजिए अभी तो आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस बन जाएंगे, फिर आप रिटायर कर जाएंगे। अब आपका मन करेगा कि बैठे बैठे मन लग नहीं रहा है, क्योंकि जीवन भर तो लाटसारी किए हैं। तो फिर क्या होगा? आप कहेंगे कि चलो अब पार्टी खेलते हैं। कौन सी पार्टी? पार्टी मतलब फ्राइडे की पार्टी नहीं, पार्टी मतलब कि इलेक्शन वाली पार्टी, क्योंकि आप तो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग होंगे, नौकरशाह होंगे पूर्व। तो फिर आप क्या करेंगे? अपनी एक राजनीतिक दल बनाएंगे। अब राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के ऐसा ही बना गए, आपको जाना पड़ेगा कहाँ? चुनाव आयोग के पास कि भैया हमने एक पार्टी बनाई है, अपना एक दल बनाया है, तो इसको सिंबल दे दीजिए, ये नाम मैंने रखा है या मैंने ये सिंबल चूज किया है, देख लीजिए आप दे सकते हैं कि नहीं। ये सारा काम, जैसे कि आम आदमी पार्टी नई पार्टी बनी तो फिर चुनाव आयोग ने ही उसको अप्रूव किया, तो उसको मान्यता प्रदान करना, उन्हें निर्वाचन चिन्ह जो आवंटित किया जाता है उसका भी काम यही होता है, यही करती है चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में जो विवाद होता है तो विवाद समाधान करने के लिए यहाँ पर ये न्यायालय की तरह काम करने लग जाती है। अभी हालिया अगर आपको मैं उदाहरण दूँ तो महाराष्ट्र का विवाद आप ले लीजिए। यहाँ तो एकदम मैंने कहा ना, करंट अफेयर्स को जोड़ के पढ़ना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे ग्रुप, शिवसेना के 2 ग्रुप हो गए, तो उद्धव ठाकरे ग्रुप एक हो गया, दूसरा शिंदे ग्रुप हो गया। तो उनके बीच क्या था? पार्टी के सिंबल को लेकर के झगड़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था, पार्टी के नाम को लेकर के विवाद चल रहा था। दोनों कहाँ पहुंच गए? इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन के पास ही ये पावर है कि उस पर फैसला दे सके। तो इलेक्शन कमीशन ने देखा, चीज़ें समझी और फिर उन्होंने इसका
जो भी निपटारा हो सकता था उन्होंने कर दिया। तो यह ध्यान रखना है, विवाद का समाधान करने के मामले में चुनाव आयोग न्यायालय की तरह काम करने लग जाती है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए यह अधिकारी भी नियुक्त करती है, यह भी समझ लेना है। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करने का काम देती है। ये बताती है कि भाई आप जो है भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, रैली करना है तो यहाँ नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें इस तरह की, पैसे नहीं बांटेंगे, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे लोग को राजनीतिक पार्टी होती है पैसा दे करके, शराब दे करके, कुछ लोक लुभावन चीज़ों का दे करके, वादे करके वोट लेती है। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए क्या करती है, आचार संहिता को लागू करवाती है इलेक्शन के टाइम। तो इन सब चीज़ों के काम करने का जो शक्ति है, कार्य है, वह चुनाव आयोग का यह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग का महत्व क्यों है, क्यों हम इतना कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से लेके, विपक्ष से लेके, सत्ता पक्ष से लेके, सब इसके पीछे पड़ा हुआ है चुनाव आयोग। ये तीन व्यक्ति जो हुआ करते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त। इस तीन व्यक्ति या तीन पद कहिए, इस तीन पद में ऐसी क्या बात है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा इंट्रो में कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी, तो 140 करोड़ की आबादी पर कौन शासन करेगा, उसकी जो शुरुआत है, बेस है, वहाँ से वह चुनाव आयोग के द्वारा ही होता है। चुनाव आयोग ही तारीख तय करती है, चुनाव आयोग ही इलेक्शन के प्रोसेस को तय करती है। पार्टी में अगर कोई राजनीतिक दल के नेता कुछ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी खत्म करनी है, तो यही तय करती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे सत्ता किसी भी की भी रही हो इस देश में, आज़ादी के बाद से हर किसी सरकार ने चाहा कि चुनाव आयोग में उसके पसंद के लोग बैठे। ऐसा विपक्षी पार्टियों का आरोप रहा है। विपक्षी पार्टी भी जब सत्ता में रहती है तो वो वही कर रही होती है जो फिलहाल में पक्ष में जो पार्टी बैठी होती है। लेकिन किसी ने भी सुधार करने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि चलो हम जब विपक्ष में थे तो यह काम कर रहे थे तो अब हम सुधार कर दें। फिर याचिका करता जाते हैं, सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलता है और फिर मामला यहाँ तक पहुँचता है और फिर चीज़ें इस तरह से उत्पन्न होती है। चुनाव का संचालन कराने की बात, जैसा कि मैंने कहा कि वर्ष 1952 से सफलतापूर्वक राष्ट्रीय और राज्य चुनावों का आयोजन कर रही है। एक चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग तो काम कर ही रही है, राज्य चुनावों का आयोजन कर रही है। आपको भारत के चुनाव आयोग की एक जो सफलता की कहानी बताता हूँ कि भारतीय जो चुनाव आयोग है कई अलग अलग देशों में जाके वहाँ के चुनावी प्रक्रिया को भी स्मूथली कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये समझ लीजिए, भारत के चुनाव आयोग की बड़ी प्रतिष्ठा है। ठीक है, हम यहाँ आरोप लगाते हैं कई तरह की, तो वो तो हम अपने आप को बेहतर करने के लिए आरोप लगाते हैं ना। जब तक आप खुद पे उंगली नहीं उठाएंगे अपनी व्यवस्था पे, शासन प्रशासन की व्यवस्था पे, तब तक सुशासन की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि चुनाव आयोग फेल्योर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं कह रहा हूँ, ना सुप्रीम कोर्ट कही है, ना विपक्षी दल कह रहे हैं, ना पक्ष वाले लोग कह रहे हैं, ना सिविल सोसाइटी कह रही है। बहुत जिम्मेदारी से बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन हाँ कुछ शंकाएं हैं तो उसे भी दूर कर लिया जाए ताकि स्थिति और अच्छी हो जाए। तो कई अलग अलग देशों में जाकर के चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना, उसमें सहभागिता देना, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो चुनावी दल है, वहाँ के जो अधिकारी है, उसको यहाँ बुला करके ट्रेनिंग देने का काम भी भारत के चुनाव आयोग किया करती है। इसको ध्यान रखना है। चुनावी भागीदारी समझिए, हाल के वर्षों में आयोग ने लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है और हम सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि लोगों को मतदान करने के लिए काफ़ी जागरूक कर रही है। जैसे कि कई सारे फिल्म स्टार को चुनाव आयोग जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, कहीं का फिल्म एक्टर वगैरह को, एक्टर एक्ट्रेस को। अभी मैं हालिया आपको एक घटना बताऊं, आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, ये जो 3 राज्यों का चुनाव खत्म हुआ है, त्रिपुरा और मेघालय सबका, नागालैंड का, वहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग पहली बार वोटिंग करने जा रहे थे, यानी कि वयस्क हुए थे, 18+ हुए थे और पहली बार मतदान करने जा रहे थे, उनके लिए एक गिफ्ट की व्यवस्था की थी चुनाव आयोग। अब जरा सोचिए कितनी अच्छी बात है कि आप 18 साल के हुए, आप वोटिंग देने जा रहे हैं, चुनाव आयोग के पास पहले से लिस्ट आपकी तैयार है। जैसा ही आप वोट डालने गए, आपने देखा कि आप अपना प्रोसेस नाम सब चेक करवा रहे हैं, एक अधिकारी आता है और कहता है कि जी आप पहली बार वोट दे रहे हैं, हमें पता है आपका ये नाम है, ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। बढ़िया सा, कितनी अच्छी यादें दे रही है।
जो शुरुआत में ही पहली बार वोटिंग देने के लिए इतनी अच्छी यादें अगर देती है चुनाव आयोग, तो वह व्यक्ति क्या चाहेगा? हर बार जब चुनाव हो वह सहभागिता लेना चाहेगा, वह समझेगा लोकतंत्र की ताकत को, वह समझेगा जनता की ताकत को, अपने उस एक वोट को, कि उसके उस एक वोट से ही देश का भविष्य तय होता है। तो यह जो सक्रियता है यह बढ़ती जा रही है चुनाव आयोग की, और यह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जन भागीदारी भी बढ़ा रही है चुनाव आयोग, कहने का मतलब है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का काम करती है। कई राजनीतिक दल या राजनेता होते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं, या अवैध तरीके से चुनाव लड़ रहे होते हैं, करा रहे होते हैं, तो उन पर कार्रवाई करने का भी काम करती है। संघवाद को जीवित रखना, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कराती है तो राज्यों और केंद्र के बीच सही से समन्वय हो सके, इन सब चीज़ों का भी ख्याल करती है, एक कड़ी के रूप में काम करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी है। ईवीएम जो है एक अच्छा उदाहरण है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हालांकि इस पे प्रश्न उठते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने क्रैक करके नहीं बताया है, किसी भी विपक्षी दल के नेता ने। चुनाव आयोग ने कई बार कहा है कि आप लीजिए और इसे हैक करके दिखाइए, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया है। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम हमारे पास, हमारे चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है ईवीएम को, और दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हुई है। तो यह सब तो पूरा मसला हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, और निश्चित तौर पर अब आगे जो नियुक्ति होगी वह समिति के द्वारा ही तय किया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि जो हमारे मन में शंकाएं थी, जितने प्रश्न किए जा रहे थे, उंगली उठाई जा रही थी चुनाव आयोग पर, वह अब दूर होगा, और भारत का लोकतंत्र जो है उसकी जो अपनी आकांक्षाएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए मजबूती से और आगे बढ़ेगा, और हमारा देश और सशक्त होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी दूसरे वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।